बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं बात करूँगा मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूला। आज तीसरी वीडियो है FA1 के मतलब, और वो ये है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट फार्मूलाज क्या हैं FA1 के। इतना स्पेसिफिक कोई भी नहीं बताता, मैं आपको हकीकत कह रहा हूँ। मेरा इन वीडियोस को बनाने का एक ही मकसद है कि फेलियर रेशो कम से कम हो और पासिंग रेशो सबसे ज़्यादा हो। अब टाइम वेस्ट किए बगैर मैं इसको शुरू करता हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूलाज FA1 आप नोट कीजिएगा। नंबर 1, आपको ग्रॉस पे फार्मूला नहीं आता, इसको आना चाहिए। तो ग्रॉस पे फार्मूला है, ये सिर्फ 10 फार्मूलाज हैं जो कि आपको हेल्प आउट करने वाले हैं पेपर में बहुत ज़्यादा। आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में भी हेल्प आउट करेंगे, उसके सॉल्विंग में भी हेल्प आउट करेंगे। तो ये समझे एक स्पोर्टिव वीडियो है मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के हवाले से। तो ये आपको फार्मूलाज के ऊपर ग्रिप होना चाहिए। नंबर 1, ग्रॉस पे फार्मूला। नंबर 2, नेट पे फार्मूला आपको प्रॉपर तरीके से पता होना चाहिए। नेट पे फार्मूला आपको पता होना चाहिए। नंबर 3, बेसिक पे फार्मूला। जब मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बता रहा था तो मैं बोल रहा था कि आपका जो पे रोल का टॉपिक है इज़ टू मच इंपॉर्टेंट, तो आप उसकी इंपॉर्टेंस यहाँ तक देखें। तो आपको नंबर 1 मैं दोबारा बताता हूँ, ग्रॉस पे रोल फार्मूला। नंबर 2, नेट पे फार्मूला। नंबर 3, बेसिक फार्मूला पता होना चाहिए कि बेसिक सैलरी या बेसिक पे फार्मूला या बेसिक सैलरी हम कैसे इवेल्युएट करते हैं उसको पता होना चाहिए। नंबर 4, हाउ टू कैलकुलेट आवर टाइम पे, आवर टाइम पे को कैसे कैलकुलेट करते हैं। नंबर 5 पे पीस वर्क ऑनली रेट फार्मूला आपको आना चाहिए। नंबर 6, इनपुट टैक्स फार्मूला अक्सर स्टूडेंट्स को नहीं पता या उसको कैलकुलेट करना नहीं आता या उसमें अड़ते हैं, तो उसकी ग्रिप करो। इनपुट टैक्स फार्मूला। नेक्स्ट है आउटपुट टैक्स फार्मूला, आपको प्रॉपर तरीके से ग्रिप में होना चाहिए। और नेक्स्ट है 8, अकाउंटिंगेशन। अब आप कहेंगे सर हमें अकाउंटिंगेशन तो आती है। भाई अकाउंटिंगेशन आपको आती है बट इम्प्लीमेंट नहीं करनी आती। इम्प्लीमेंट क्या होती है, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने पहले भी बताया था कि एसेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी। अब लायबिलिटीज़ और इक्विटी ये आपके क्या होते हैं, ये आपके बिजनेस के सोर्सेज हैं। इसको फाइनेंस ऑफ योर बिजनेस बोलते हैं। और इसकी मदद से जो आप चीज़ परचेज करते हो इसको रिसोर्सेज कहते हैं। अब इस तरह से आपको कोई नहीं बताता, वो सिर्फ सॉल्विंग करने लग जाता है न्यूमेरिकल। आपको पता होना चाहिए लायबिलिटीज एंड इक्विटी इज़ योर फाइनेंस ऑफ योर बिजनेस, आपका बिजनेस का फाइनेंस है। और उसकी मदद से आप कोई भी एसेट ले सकते हैं। एसेट लेने का मतलब है आप अपने बिजनेस के अंदर रिसोर्सेज को खरीद सकते हो। तो सोर्सेज एंड रिसोर्सेज आपस में एक्चुअली बराबर होते हैं। और लायबिलिटीज़ को अगर मालूम करना है तो कैसे मालूम करेंगे, एसेट्स में से इक्विटी को या कैपिटल को निकाल देंगे। और अगर आपने इक्विटी को निकालना है तो एसेट्स में से लायबिलिटीज़ को निकाल देंगे। ठीक है, तो इस तरह से आपको थोड़ा सा इस तरह से जगलरी करके आपको पता होना चाहिए। तो ये थोड़ी है कि एसेट्स इक्वल लायबिलिटीज़ प्लस इक्विटी में बताने आ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट है। आप अक्सर देखोगे आपके अक्सर क्वेश्चंस के अंदर ये चीज़ें इस्तेमाल होती हैं। आपकी अक्सर वैल्यूएशन के अंदर फाइनेंशियल पोजीशन की वैल्यूएशन, फाइनेंशियल पोजीशन में भी तो ये 3 चीज़ें होती हैं ना, एसेट्स होते हैं, लायबिलिटी और इक्विटी का हिस्सा होता है। तो अगर आप देखो तो आपको वहाँ पे भी हेल्प आउट करने वाला है। तो बहरहाल आपको अकाउंटिंग के फार्मूले के ऊपर हर तरह से ग्रिप होनी चाहिए। मज़ीद हरी बात है, मैं इसमें मज़ीद डिटेल में नहीं जा सकता, वो फिर अपने मुतल्लिका टीचर से आप कंसल्ट करें कि हमें इस तरह से बताएं जिस तरह से सर बता रहे हैं और इस तरह से कैलकुलेट करना सिखाएं, तो आपको काफ़ी हेल्प आउट होगा। और उसके अलावा कॉस्ट सेल्स फार्मूला, कॉस्ट सेल्स फार्मूला को भी डिफरेंट अंदाज से सॉल्व करना आना चाहिए। यानी कॉस्ट सेल्स फार्मूला में ओपनिंग इन्वेंट्री, एड परचेजेस, ठीक है, और लेस क्लोजिंग इन्वेंट्री आती है। परचेज के नीचे डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी होते हैं, वो अक्सर स्टूडेंट मिस करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से चीज़ों को वैलिड करना आना चाहिए। अगर इसमें क्लोजिंग इन्वेंट्री मिस हो तो उसको रिवर्स कैसे कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। और अगर इसमें ओपनिंग इन्वेंट्री मिस हो या परचेजेस मिस हो तो उसको फिर कैसे कैलकुलेट करते हैं। अगर ग्रॉस प्रॉफिट की सिर्फ परसेंटेज दी हो तो फिर कॉस्ट ऑफ सेल्स को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब अपने इन बातों को लेके टीचर्स की जान खाओ, मेरी ना खाने आना। मैं तो सिर्फ यहाँ पे बता सकता हूँ कि आपको इन फार्मूला पे ग्रिप करनी है। एंड लास्ट फार्मूला, बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। जो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट के जो रूल्स हैं वो आपको पूरे ग्रिप में होना चाहिए। अगर वो ग्रिप में नहीं है तो आप FA1 पास करने का हाथ फिर छोड़ दें। तो ये 10 फार्मूलाज हैं जो कि आपको प्रॉपर ग्रिप में होने चाहिए। प्रॉपर तरीके से इनके ऊपर वर्क करो, प्रॉपर तरीके से हेल्प आउट आपको होएगा और आपका पेपर डेफिनेटली पास होगा। मेरी एकेडमी के स्टूडेंट्स लिए ज़्यादातर 95% से ऊपर पास हो जाते हैं कि उनको एक एक चीज़ बताई जाती है, एक एक चीज़।
इस लिहाज से किसी किस्म की मैं कसर छोड़ता ही नहीं हूँ। और आखिर में बात करूँगा, आप मॉक एग्ज़ाम भी मिस नहीं करो बच्चे। अगर आप अपनी जो जिस भी इंस्टीट्यूट में आप पढ़ रहे हो, जिस भी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हो, मेरे ख्याल से सारे ही मेहनत करते हैं, आप उनके मॉक एग्ज़ाम ज़रूर सॉल्व करो। अगर आप मॉक एग्ज़ाम सॉल्व नहीं करते और वैसे ही पेपर देने बैठ जाते हैं, जैसे अक्सर स्टूडेंट मैंने देखा है बैठते हैं, तो वो फिर सारी बात है इज़ अ कॉस्टली। कॉस्ट आपको पड़ती है, उसकी कॉस्ट क्या पड़ती है? आपका टाइम वेस्ट हुआ और आपका पैसा तो वेस्ट हो ही रहा है। मेन इंपॉर्टेंट मेरे हिसाब से टाइम है, तो टाइम वेस्ट नहीं होना चाहिए। अगर बच्चा 3 महीने या 4 महीने लगा के प्रॉपर तरीके से पढ़ता है और वो पढ़ने के बाद सारी बात एक बड़ी एक पर पेपर फ़ी, एक हैवी फ़ी मेरे हिसाब से देता है, क्योंकि जैसे पाकिस्तान के हालात है, मैं इसको हैवी फ़ी बोलता हूँ। उसके बाद फिर उसके हाथ कुछ ना आए तो फिर वो सारी बात है दाएँ बाएँ घूमता। तो दाएँ बाएँ घूमने की बजाय आप इसको प्रॉपर तरीके से एक एक चीज़ को कवर करो, और वो कवर करने का तरीका ये है। तो ये 3 वीडियोज़ है जो मैंने बनाई हैं। इसी तरह से आप नेक्स्ट 3 वीडियोज़ मैं FA2 की डालने वाला हूँ। तो इस लिहाज से आप कि तमाम दोस्तों को बस ये शेयर कर दो वीडियोज़ को। सब्सक्राइब बेशक नहीं करो, मुझे सब्सक्रिप्शन का लालच नहीं है, मुझे ये लालच है कि ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंट्स तक ये वीडियो पहुँच जाए।